गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले अनोखे राष्ट्रपति का आधा पार्ट देखा था, बराबर। अभी हम लोग उसके आगे का लेसन देखेंगे। देखो, पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा, उनकी वेशभूषा, उनकी शरीर यष्टि। बाद में अभी ये जो लेसन है वो थोड़ा अलग मोड लेगा, क्योंकि महादेवी वर्मा जो हॉस्टल चलाती है वहाँ पे राजेंद्र बाबू क्या कर रहे हैं, उनकी घर के संयुक्त घर के जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें वहाँ पे उनको एडमिशन करना था। अभी क्यों और किस तरह से उनकी वो जो ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर ये पूरा लेसन है। ओके, पहले बड़ी फिर छोटी, पहले बड़ी मतलब पहले बड़ी लड़की आई, फिर छोटी लड़की, फिर उनसे छोटी मतलब क्या है, जैसे छोटी 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 सारी क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में मतलब क्या, मेरी देख रेख में, बराबर, मैं आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते थे। उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए उनके दादा दादी आते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी मतलब क्या, पत्नी, उनकी वाइफ के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला मतलब मौका मिला। मतलब क्या है, कभी कभी उनकी पत्नी भी आती थी तो उनके साथ अच्छे से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। अभी देखो उनके बारे में मतलब क्या है, राजेंद्र बाबू के पत्नी के स्वभाव के बारे में लिखो तो क्या लिखोगे, साध्वी, सरल यानी क्या, एकदम ही सिंपल, क्षमामयी मतलब दया करने वाली, सबको क्षमा करने वाली, सबके प्रति ममतालु, ममता से भरी, माया से भरी, प्यारी थी, और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। संबंध मतलब सारे रिलेटिव्स जितने भी थे और राजेंद्र बाबू के जितने भी रिलेशन थे बाहर लोगों के साथ, उनको भी उन्होंने क्या किया था, मेंटेन किया था। समझ में आया। सूत्रधारिणी मतलब लोगों को जोड़कर रखने वाली स्त्री। समझ में आया। आगे ससुराल में उन्होंने, अभी थोड़े से उनकी पत्नी के बारे में है। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। पदार्पण यानी प्रवेश, एंट्री। बालिका वधू मतलब 15 साल से भी छोटी लड़की, उसे बोला जाता है बालिका, और बालिका होते समय ही उन्होंने शादी की थी, इसके लिए उसको बोलते हैं वधू। समझ में आया। बालिका वधू यानी कम उम्र में शादी की गई थी उनकी, बराबर। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचे करके एकासन में बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। संभ्रांत यानी संपन्न, कुलीन परिवार। अभी एकदम जो राजा महाराजा का होता है उस तरह का जमींदार का इनका परिवार था। किनका? राजेंद्र बाबू का। तो जैसे वो बचपन में ब्याह करके आई तभी उनको क्या करना पड़ता था, पल्लू निकालना पड़ता था और एकदम झुककर चलना पड़ता था, क्योंकि सारे बड़े बुजुर्ग होते थे। और ये झुककर चलने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी यानी क्या, बैकबोन, वो क्या हो गया था, ऐसे झुक गया था। और इसके वजह से उनकी एक पर्टिकुलर उम्र थी, तभी भी वो क्या थी, यंग थी, लेकिन फिर भी क्या है ना, बचपन से उन्हें ऐसे चलने की आदत होने के कारण उनकी बैकबोन जो है वो ऐसी ही हो गई थी, बराबर। कैसी, हम लोग बोल सकते सेमी सर्कुलर में थोड़ी सी ऐसी क्या हो गई थी, झुक गई थी। और इसके वजह से उन्होंने यहाँ पे बताया है, युवती होकर भी वह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। वो क्या थी, यंग लेडी थी, फिर भी वो सीधी नहीं खड़ी हो पाती थी, थोड़ी सी झुकी हुई ही रहती थी। समझ में आया। उनके पत्नी के बारे में है। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था। निर्देश यानी क्या, सूचना, इंस्ट्रक्शन, कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय मतलब क्या, खर्च भी सीमित था। सीमित यानी क्या था, लिमिटेड था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। अभी देखो, राष्ट्रपति की लड़कियां थी, उनके घर से आई हुई लड़कियां थी, तो उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, ऐसे राजेंद्र बाबू ने उन्हें कहा था।
स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या है कि उनको सब कुछ बाकी की लड़कियों की तरह ही करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, गुरुजनों की टीचर की सेवा भी करनी है, ऊपर से उन्होंने जो भी अपने साथ सामान लाया है उसका खर्च भी वो क्या करेगी, लिमिटेड स्वरूप में करेगी। ऐसा उन्होंने उनको क्या किया था, निर्देश यहाँ पे दिया है। निर्देश मतलब क्या, महादेवी वर्मा को उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी ये सारी जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आएगी वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। समझ में आया। उनके पत्नी के बारे में थोड़ा बताया हम लोगों को उन्होंने, वो कैसी थी, साध्वी थी, सरल थी, दयामयी थी, क्षमामयी थी और सभी रिलेशन को संभालने वाली सूत्रधारिणी थी। उनका ब्याह क्या हुआ था, बहुत ही बचपन में हुआ था, इसके लिए उन्हें सभी बड़ों बुजुर्गों के सामने झुककर पल्लू निकाल कर चलना पड़ता था। इसके लिए उनका बैकबोन क्या हो गया था, थोड़ा झुक गया था और इसलिए वो कभी भी सीधी खड़ी नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उनकी जितनी भी पौत्रियाँ यहाँ पे आई उनको भी उन्होंने क्या किया था, बहुत ही सिंपल तरीके से रहना है ऐसे बताया था। अभी आगे देखो। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अभी देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो अपने भारत के राष्ट्रपति जरूर थे, लेकिन तभी हम लोगों को स्वतंत्रता मिलकर भी हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। हमारे देश के बाद में 2 पार्ट हुए, ये सब कुछ हुआ। तो गंतव्य मतलब क्या है कि जाना, हर एक कोई है ना, मतलब ब्रिटिश सरकार का तभी राज्य चले ही जाने के मूड में था, मतलब इसमें हाँ उसी में था। लेकिन फिर भी क्या है ना, वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे भी कुछ उनको दिखाई देता था कि लोग क्या है इकट्ठा हुए हैं और कुछ हुआ है, सिंपल सिंपल बातों की वजह से वो उनको जेल में डालते थे। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है। बहुत बड़ा गुनाह करना कोई ज़रूरी बात नहीं थी, सिंपल सा भी कुछ उनके हाथों से अगर भारतीय लोगों के हाथ से कुछ हो जाता था, ब्रिटिश लोग उनको पकड़ते थे और जेल में डालते थे। इसीलिए गंतव्य मतलब क्या है कि जाना, जेल ही रहता था, मतलब जेल में बहुत लोग जाते थे। अतः और इस तरह प्रायः प्रायः मतलब हमेशा किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। अभी वो हॉस्टल मैंने कहा है आपको, लेकिन वो कैसे था ना, अभी ये आपको समझाने के लिए हॉस्टल बोला गया है, लेकिन वहाँ पे वो जो ये धर्मशाला जैसा ही समझो आप, वो था कि वहाँ पे जो भी ये आते थे, लेडीज आती थी, वो किसी की क्या थी, बहन थी, किसी की पत्नी थी, किसी की विधवा थी, तो वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे। अगर उनके घर के आदमी को ही जेल में डाला गया तो वो लोग क्या थे, अनसेफ थे। तभी वो लोग क्या करते थे कि बाबा चलो यहाँ पे जो है स्कूल जो ये महादेवी वर्मा चला रही है, वहाँ पे सारी लड़कियाँ ही है, हम लोग सारी सुरक्षित हैं और हमें थोड़ा बहुत काम धंधा भी यहाँ पे मिलता है। इसीलिए सारी की सारी जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी औरतें थी, वो वहाँ पे जाना पसंद करती थी। आगे देखो। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। अपवाद रहे मतलब अलग रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, हो जाए राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल उसकी चिंता करो। वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। अभी देखो, जैसे कि हमने उनके स्वभाव के बारे में देखा कि उनके पास कोई भी गरीब आदमी जाता था, वो कितने सिंपल रहते थे। उसी तरह से उन्हें भी लगता था कि उनकी जितनी भी ये पौत्रियाँ है उनका दिमाग खराब ना हो जाए। वो जैसी आपके साथ अभी तक रहती आई है वैसे ही वो रहे। ऐसे राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब भी देश स्वतंत्र हो गया तभी उनके स्कूल में से कोई लड़कियां जो है वो दिल्ली चली गई, कोई विदेश चली गई। तो अभी ये लड़कियों का मैं क्या करूँगी, आपके लड़कियों का। तो राजेंद्र बाबू ने क्या बताया कि दिल्ली भी मेरी नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है, तो आपके पास इतने साल से मेरी पौत्रियाँ पढ़ रही है, आपके साथ रह रही है, तो उसी की तरह सादगी से उनको जीवन जीने को आ जाए, इसलिए आप उनको वहाँ पे ही रखो। समझ में आया? अभी देखो, कर्मनिष्ठा यानी काम के प्रति विश्वास। उनकी सहधर्मिणी मतलब पत्नी ने
में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न यानी क्या है, उनका जो कमरा था, मतलब सपोज उनका ड्राइंग रूम हो या उनका बेडरूम हो, उसको जोड़ के ही संलग्न यानी जोड़ के रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अतः क्या करती थी, अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों के खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। देखो वो भी क्या था कि जब उनका रसोई घर वहाँ पे तैयार हुआ उनके हिसाब से, तब वो दिल्ली चली गई और उन्होंने क्या किया, पहले वो क्या करती थी, सारे नौकरों के जरिए ऐसा नहीं, लेकिन खुद वो खाना बनाती थी। पहले वो सारे लोगों को खिलाती थी और बाद में वो स्वयं खाती थी। ऐसे उन्होंने भी कभी राष्ट्रपति की पत्नी है इस तरह से बिहेव किया नहीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। अभी एक दिन महादेवी वर्मा जी को ये राष्ट्रपति ने न्योता दिया, बराबर, उनके पत्नी ने भी दिया कि आप हमारे यहाँ पे आइए और हमारा क्या कीजिए, आतिथ्य मतलब क्या है, पाहुणचार जो होता है, मेहमान नवाजी जो होती है, वो आप ग्रहण कीजिए। देखो, बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। अभी सिरकी यानी घास, बराबर, और सूप यानी हम लोग जो अनाज फटकते हैं ना, ऐसे 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 करके घर में या फिर बनिया के दुकान में होता है, अनाज फटकते हैं, बराबर, तो उसमें से सारा कूड़ा कचरा उड़ जाता है और अनाज अच्छे से रह जाता है। तो वो उन्होंने मंगाया, सूप उन्होंने लाने के लिए कहा, सिरकी के सूप। देखो हाँ, वो इतने बड़े राष्ट्रपति थे, फिर भी अनाज बिना सब फटकने का काम, साफ करने का काम भी उनकी दादी करती थी। तो उन्होंने महादेवी वर्मा को क्या बोला था, 1 दर्जन यानी 12 सूप लेके आए, बराबर, घास के। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं। ये एकदम सही बात है, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। मतलब अभी राष्ट्रपति भवन में कौन लाएगा ना फटकने के सूप, अच्छा भी नहीं दिखता है। इसके लिए उनकी दादी शायद किसी किसी को कहती होगी भी, लेकिन कोई भी उनको क्या करता था, वो सूप लेकर नहीं आता था। तो उन्होंने महादेवी वर्मा को बोला कि आप कुछ भी करके हमारे लिए सिरकी के सूप लेके आओ, बराबर। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, अभी देखो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी एक अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। अभी 12 सूप थे तो गाड़ी में कैसे रखेंगे, एक के ऊपर एक, वो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने थोड़े से ऊपर भी, टॉप पे भी बांधे, गाड़ी में भी इधर उधर लटका के रखे थे। तो गाड़ी का तो छोड़ो, लेकिन राष्ट्रपति भवन से जो बड़ी गाड़ी आई थी उसके ऊपर भी उनके ड्राइवर ने क्या किया था, वो सूप बांधे थे। और हम लोग गाड़ी फूलों से सजाते हैं, उनकी पूरी गाड़ी किससे सज गई थी, तो सूप से सज गई थी, सरकी के सूप, बराबर। देखो, राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। मतलब सब लोग देखने लगे, ये क्या सब गाड़ी को सजा कर लेके आए हैं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, उनको वो देख के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उन्हें गले लगा लिया कि अरे वाह वाह वाह, कि आप क्या लेकर आए हमारे लिए। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि अपना देश बहुत गरीब था और लोगों को खाने के लिए बराबर से मिलता नहीं था। इसके लिए उनकी पत्नी और वो भी 1 दिन खाना नहीं खाते थे। देखो कितने अच्छे राष्ट्रपति थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची और कोइंसिडेंटली मैं उसी दिन पहुंची जिस दिन उन दोनों का क्या था, फास्ट था। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। अतः उन्होंने पूछा कि बाबा हम लोग तो फास्ट करने वाले, लेकिन आप क्या खाओगी। उपवास में आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने भी निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की कि मैं भी आज क्या करूंगी, ज़्यादा अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है, बराबर ना। मतलब फल भी होते हैं, हम लोग फास्टिंग के लिए खाते हैं। और क्या खाते हैं, साबूदाना का खिचड़ी खाते हैं और भी कुछ कुछ खाते हैं, बराबर।
सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों की भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। हम लोग है ना, बाकी के दिनों में तो रोटी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन फास्टिंग के दिन हम लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, सब कुछ, मतलब बाकी के दिनों से भी ज़्यादा खर्चा उस दिन होता है, बराबर। अभी देखो, व्यय साध्य मतलब ज़्यादा खर्चिक होता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। भांति भांति के मतलब क्या, तरह तरह के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं दूध की बनी, बराबर। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर पारायण करते देखा। पारायण करते हुए देखा मतलब उपवास छोड़ते हुए देखा। हम लोग उपवास छोड़ते तो कितना कुछ खाते हैं ना, वो दिन भर हम लोग फास्टिंग किया इसके लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सामान्य आसन, एक सिंपल से शतरंजी पे वो बैठे चद्दर पे, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ उबले हुए आलू खाए और अपना उपवास खत्म किया। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी हंसी छलक उठी। मैंने भी वही खाया, इसके लिए उनके मन में भी क्या हो गया, बहुत संतोष हुआ और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देशात्म रत्न की भी उपाधि मिली। उपाधि मतलब क्या है, पदवी। उनको भी सम्मानित किया गया, किससे, देश रत्न, भारत देश का बहुमूल्य रत्न। रत्न मतलब क्या है, जो हीरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हीरा, पन्ना, उसको क्या बोलते हैं, रत्न, बराबर। और मन की सरल स्वच्छंदता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु मतलब क्या, किसी मतलब उनका कोई शत्रु ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उनका मतलब रहन सहन ही इतना सिंपल था। ना वो भ्रष्टाचारी थे, ना उनको पैसे की लालच थी, ना उनको रुतबा चाहिए था, कुछ भी नहीं था। इसके लिए क्या था, उनके लिए किसी के भी मन में क्या नहीं थी, रंजिश नहीं थी। समझ में आया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। अभी मुझे कभी कभी दूसरे लोगों को देखकर लगता है कि क्या यह साचा मतलब क्या है, कि हम लोग जैसे गणपति की मूर्ति बनाते हैं तो क्या होता है, एक मॉडल होता है ना, तो उसमें हम लोग वो क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं तो अपने आप उसको क्या आ जाता है, शेप आ जाता है गणपति का। तो वो जो मॉडल होता है ना, ऐसे मॉडल में इस तरह के व्यक्ति भगवान ने बनाना शायद बंद कर दिया। ऐसे क्या है, महादेवी वर्मा को एक क्षण के लिए लगा, जब उन्होंने देश में बाकी के बाद में उनके बाद में आए हुए प्रेसिडेंट देखे, नेता देखे, तो कोई भी इनके जैसे नहीं था, इतना सिंपल नहीं था। तो उनके मन में ऐसे आया कि शायद ऐसे व्यक्ति बनना अब बंद हो गए। समझ में आया। लेसन काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन है, ये ध्यान में रखिए आप लोग, क्योंकि किसी भी आदमी का जो चरित्र होता है ना, तो बोर्ड में उसके बारे में पूछा ही जाता है। तो कुछ भी करके ये लेसन को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ये लेसन मैंने एंड में इसलिए लिया ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना लगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम लोगों का टर्म तक का पोर्शन कंप्लीट होने को है, और हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे रिवीजन चालू करेंगे। ओके, यहाँ पे शब्द संसार है, वो भी आप लोग देख लेना कैसे है। मुहावरे भी आपको एक जगह पे लिख के रखने हैं, सारे के सारे इसके एक पेज पर लिख कर रखो, तो जब भी आप बोर्ड के लिए जाओगे एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपके लिए इजी टास्क हो जाता है। ध्यान में आया। जैसे हमने वर्कशीट के अलग अलग बुक बनाए हैं, ग्रामर के बनाए हैं, उसी तरह से मुहावरे एक दो पेज पे लिख कर रखना। बाद में जो भी आपको लगता है वो एक पेज पे आप लिख कर रखो। समझ में आया, ध्यान में आया लेसन क्या है। ओके, चलो, थैंक यू।